सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस स्टूडियो में। आज इस फन फिक्शन का पार्ट 11 है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए हम हमारी फैन फिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पार्ट की भी शुरुआत गुस्सू से होती है, लेकिन आज के दिन में, आज की सुबह में न जाने कौन सा फर्क था कि आज सुबह से सूरज की किरणें, सूरज की धूप, उसकी गर्माहट इतनी तेज हो रही थी कि अगर एक बूंद भी जमीन पर गिर जाए तो पलक झपकते ही भाप बन जाए। मानो ऐसा लग रहा था कि आज सूरज भी किसी का इम्तिहान लेना चाहता हो, किसी के सब्र का, किसी के विश्वास का और किसी के प्यार का, क्योंकि आज सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया था। सुबह से आज सूरज इतना तेज था और वांगजी इस कड़कती धूप में भी अपने घुटनों पर अपने अंकल के कमरे के बाहर बैठा था। कब अंकल आएंगे और वो कब अंकल से बात करेगा कि युवान को यहाँ रहने दे। लेकिन सुबह से लान कुरेन ना बाहर आए थे और ना ही उन्होंने वांगजी को देखा था। लेकिन इस कड़कती धूप में आखिर उसकी बॉडी भी कितना साथ देती, क्योंकि सुबह से लेके अब तक वांगजी ना ही अपने जगह से हिला था और ना ही उसने एक पानी की बूंद पी थी। जो कुछ उसके अंदर पानी की बूंदें थी, मानो वो सूरज सोख रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वो सूरज उसे वहां से हटाना चाहता हो, लेकिन जिद्दी वांगजी वहां से हटना तो दूर, हिला तक नहीं। आखिर वो सूरज और वांगजी, इन दोनों के बीच उठने की लड़ाई चल रही थी। लेकिन वांगजी भी जख्मी था, वो भी लड़ा था, उसकी भी स्पिरिचुअल पावर कम थी और उसके जख्मी शरीर ने आखिर उसका साथ छोड़ दिया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। क्योंकि ब्यूरल ग्राउंड से वापस आने के बाद ना ही उसने अपने जख्मों को हीलर्स को दिखाया और ना ही खुद हील किया, और उसकी ये हालत देखकर आखिरकार वही डिसिपल्स उसके हेल्प के लिए आगे आए। कुछ समय पहले लान कुरेन से अपने लिए और उन 36 डिसिपल्स के लिए जस्टिस मांग रहे थे और वांगजी को सज़ा देने की बात कर रहे थे। लेकिन वांगजी की ये हालत देखकर उन्हें ही रहा नहीं गया और वो उसके पास आ गए। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अंदर से लान कुरेन ना ही कोई जवाब दे रहे थे और ना ही कुछ कह रहे थे, क्योंकि उन हादसे ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था और ना वो पहले जैसे रहे थे हार्टलेस। अंदर लान कुरेन जो सोच में डूबे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। गुनाह तो वांगजी से हुआ है, क्या उसे सजा दूं या ना दूं। वो डिसिपल्स वांगजी को लेकर जिंगशी जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, जहाँ पर अभी तक युवान बेड पर बेहोश था और सिचेन उसकी पट्टियाँ कर रहे थे। और कुछ समय बाद युवान को दोबारा होश आता है, जब वो पहली बार वांगजी से बात करके बेहोश हो गया था। वांगजी को हिलाकर कहता है, फादर उठिए ना, क्या हुआ आपको, क्या हुआ, उठिए ना, बोलिए ना। सिचेन युवान को देखकर कहते हैं, युवान फादर अभी सो रहे हैं, उन्हें सोने दो। लेकिन युवान उन्हें हैरानी से देख रहा था और वो कहता है, कौन है आप, क्या हुआ फादर को, और आप यहाँ कैसे आए हैं। सिचेन कहते हैं, युवान मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारे फादर का बड़ा ब्रदर। सिचेन कहते हैं, युवान तुम्हें भूख लगी है, खाना चाहोगे, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। युवान मासूम नज़रों से उन्हें देख रहा था और कहता है, हाँ अंकल। ऐसा कहकर वो सिचेन के साथ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जिनसे से बाहर जाते हैं, हम देखते हैं वांगजी जो बेहोशी में भी तड़प रहा है, तिलमिला रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो गई है। हम देखते हैं कि वांगजी सपने में देख रहा है विंग जहाँ पर बैठा है वहाँ पूरी जगह चारों तरफ सिर्फ ब्लड है और एक घना जंगल है। विंग कहता है, लंजा तुम
आ गए। लेकिन वांग जी जैसे उसके पास जा रहा था, विंग उसे दूर धकेल रहा था। मत आओ यहाँ। मुंह से खून निकल रहा था। वांग जी उसके मुंह को साफ कर रहा था, लेकिन विंग उसके हाथ को झटके से अपने से दूर करता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरे लांजा नहीं हो सकते। मेरा लंजा तो मुझसे नफरत करता है, इसीलिए तो पिछले 3 सालों से वो मुझसे दूर है और ना ही मुझसे मिलने आया। सुनकर तो वांग जी का दिल मानो हजारों टुकड़ों में बट गया था। वांग जी रोते हुए कहता है, नहीं विंग, नहीं, ये सच नहीं है। मैं हर रोज तुमसे मिलने आता था, उस ब्यूरल ग्राउंड में, उस पेड़ के पीछे। मैं हर रोज तुम्हें देखता था। हाँ, ये मेरी गलती है विंग। वांग जी आगे कहता है, उस दिन किंगही रोड पर मैं तुम्हें रोकने नहीं आया था विंग, ना ही मारने। मैं तो तुम्हें देखने आया था। पूरे 1 साल मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले तो उस दिन उस किंगवी रोड में, लेकिन तुम्हारे साथ किसी और को देखकर मैंने अपने कदम वही रोक लिए विंग। सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरे लंजा नहीं हो सकते। मेरा लंजा तो किसी को अपनी फीलिंग भी नहीं बताता और ना ही अपने फेस पे उसका एक्सप्रेशन आता है। तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, कौन हो तुम? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग, तुम्हारे गम ने, तुम्हारी जुदाई ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं सब कुछ सीख गया हूँ। यकीन करो विंग, मैं लंजा हूँ, तुम्हारा लंजा। चलो मेरे साथ घुसो, वापस चलो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, तुम मेरे लंजा नहीं हो। जाओ जाओ यहाँ से, तुम झूठ बोल रहे हो। विंग आगे कहता है, लंजा, आखिर कब तक मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? क्या मेरे फेट पे सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही करना लिखा है? क्या मुझे तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा लंजा? मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा लंजा। तुम आओगे ना? तुम मुझे ढूंढोगे ना? बोलो, तुम मुझे वापस लाओगे ना अपने पास? लंजा ये कहते हुए वो आगे कहता है, लंजा, उस दिन नेवरलाइट सिटी में मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हें महसूस करना चाहता था, तुम्हें गले लगाना चाहता था, तुम्हें छूना चाहता था, जो पहले नहीं कर पाया। और ये सब कहते हुए वांग जी से दूर जा रहा था और वांग जी उसे छूने की, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके हाथ से निकलता जा रहा था। और वांग जी जोर से चीखते हुए कहता है, नहीं विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। ये कहते हुए वांग जी उठकर बैठता है और उसका सपना टूट जाता है। और तभी रूम में सिचान और युवान एंट्री करते हैं, जो अभी बाहर गए थे। युवान वांग जी को देखकर कहता है, फादर, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? आपके आंखों में आंसू क्यों है? युवान को देखकर वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गले लगाकर कहता है, युवान, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? बोलो। लेकिन युवान कहता है, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। वांग जी युवान से कहता है, हाँ युवान, हम हमेशा साथ रहे, चाहे इसके लिए मुझे अंकल को मनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा युवान। अपने ब्रदर को इस हालत में देखकर न जाने सिचान के आंखों से कब आंसू उसके गाल पर आ गए, उसे पता ही नहीं चला। सिचान वांग जी से कहता है, वांग जी, मैंने अभी इसे मेडिसिन दिए है, इसे थोड़ा सा आराम करने दो। वांग जी कहता है, ठीक है ब्रदर, और वो युवान को सुलाता है। युवान के सोने के बाद वांग जी फिर से अपने अंकल के कमरे के बाहर जाकर बैठता है। उससे वहाँ बैठे बैठे सुबह से रात हो गई, लेकिन लान कुरैन ना ही कमरे से बाहर आए और ना ही उसकी तरफ देखा। सिचन उसके पास जाकर कहता है, वांग जी, उठो यहाँ से, रात हो चुकी है, चलो। अंकल
तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि तुम युआन को जहाँ से लाए हो वहीं जाकर छोड़ दो। उठो वांगजी। लेकिन वांगजी सिचेन की बात सुनकर उठना तो दूर, उस जगह से हिला तक नहीं। आगे कहते हैं, वांगजी अंकल ने अभी तक उसे देखा तक नहीं। और वांगजी को समझाकर आखिर थक हार कर सिचान वहाँ से चले जाते हैं। सिचान के वहाँ से जाने के बाद एकाएक आसमान में बादल छा जाते हैं और बिजलियाँ गिरने लगती है और देखते ही देखते बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वांगजी तभी भी वही था, मानो आज सूरज, बिजली, हवा, पानी सब वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वांगजी अपनी जिद पर अड़ा था और न ही उनकी सुनने वाला था और न ही उठने वाला था। वांगजी को ऐसा करके देख आखिरकार लान कुरेन अपने रूम का डोर ओपन करते हैं। वांगजी कुरेन को देखकर कहता है, अंकल आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं, पर युआन को मेरे साथ रहने की परमिशन दीजिए प्लीज़। कुरेन वांगजी से कुछ कह पाता इससे पहले वह युआन रोते हुए उस बारिश में वांगजी के गले लगकर कहता है, फादर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गए? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। युआन को उन बिजलियों का, उस बारिश का डर नहीं लग रहा था। डर लग रहा था कहीं उसके बाबा उसे अकेला ना छोड़ दे, छोड़कर कहीं चले ना जाए। वांगजी उसे अपने सामने बिठाता है और कहता है, युआन नीचे बैठो। वो लिटल अपने फादर को देखकर वांगजी के सामने बैठ गया। वांगजी कहता है, युआन अंकल की तरफ अपना फेस करो, मैं जैसा बेटा हूँ वैसे। ये सुनकर युआन ने वैसे ही किया, लेकिन जैसे ही युआन के चेहरे पर रोशनी पड़ी, कुरेन की आंखें 2 गुना बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो वो देख रहा था वो क्या सच है या फिर उसका वहम, क्योंकि कुरेन अपने सामने लिटिल वांगजी को देख रहे थे, उसका बचपन देख रहे थे। युआन बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे वो लिटिल वांगजी हो। युआन को देखने के बाद कुरेन को फिर एक बार इतना बड़ा झटका लगा कि उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। लान कुरेन को देखकर वो सोल फिर से कहती है, जो लान कुरेन के साथ उस रूम से बाहर आई थी। आखिर क्या हुआ? आखिर इसे किस बात का इतना झटका लगा है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा। वो लान कुरेन के पास जाकर उनके थॉट्स पढ़ने लगती है और वो देखती है कि लान कुरेन ये सोच रहे हैं, इसकी आंखें, इसकी नोज, इसकी ईयर, इसका फेस पूरा वांगजी है, जो लिटिल वांगजी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ना इसका कोई रिश्ता है वांगजी से और ना ही वांगजी का कोई रिश्ता है। आखिर ये बच्चा वांगजी से इतना सिमिलर क्यों हो सकता है? परेशान होकर लान चिचान सोच रहे थे। उनके साथ वो सोल कहती है, हाँ मैं भी अब तो परेशान होने लगी हूँ। ऐसा हो सकता है कि इसका उससे कोई ना कोई रिलेशन हो, शायद इसीलिए उस दिन ब्यूरल ग्राउंड में उस रूम का स्पेल अपने आप गायब हो गया था। लेकिन जैसे ही उस सोल की नज़र लान कुरेन पे जाती है तो वो देखती है कुरेन के एक्सप्रेशन चेंज हो चुके हैं। वो गिल्टी फील कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। वो सोल कहती है, आखिर ऐसा क्या है जो ये इस लान वांगजी से छुपा रहा है? जरूर इसे कुछ ना कुछ पता है, इसीलिए वो इतना डर रहा है। कहते हुए वो सोल कुरेन के पास जा रही थी, लेकिन कुरेन उसके आगे 2 कदम रखते हैं, क्योंकि कुरेन देख रहे थे युआन को कांपते हुए, जो ठंड से कांप रहा था, जो बारिश में भीग रहा था। अब इसके आगे कुरेन से देखा नहीं गया और कुरेन ने युआन को अपने गोद में लेकर रूम चला गया। ये देखकर वांगजी खुश तो था लेकिन दुखी भी था कि अंकल आखिर क्या फैसला करेंगे, अंकल मानेंगे? कुरेन जो युआन को अपने हाथों में उठाए थे वो वांगजी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। वांगजी कहता है, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ आपकी हर पनिशमेंट। ये सुनकर कुरेन
युआन को लेकर अपने रूम के अंदर जाते हैं और डोर क्लोज करते हैं। लेकिन वह कोई और भी था जो ये नज़ारा देख रहा था और हंस रहा था, क्योंकि ये सब प्लान उसी ने तो बनाया था। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।